हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे सेकंड पार्ट व्हाई डू वी फॉल इन चैप्टर से। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। उसमें आपको बताया गया था कि हेल्थ क्या है। जब आप फिजिकली, सोशली और मेंटली फिट हैं तो ही उसको हम क्या बोल सकते हैं, हेल्थ। कि हम हेल्दी हैं तभी वो बोला जाएगा कि हम तीनों तरीकों से क्या है, फिट है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ पे, वो क्या है, डिजीज़। डिजीज़ क्या है, बीमारियाँ क्या है, एंड इट कोजेज, किस किस वजह से हमें बीमारियाँ होती हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज डिजीज लुक लाइक। डिजीज हमें कैसे पता चलती है कि किसी को कोई डिजीज है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीज। हमें थोड़ा और जानना है डिजीज क्या होती हैं। इन द फर्स्ट प्लेस हाउ डू वी नो दैट देयर इज अ डिजीज। तो हमें सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि हमें कोई बीमारी हुई है। इन अदर वर्ड्स, हाउ डू वी नो डैट देर इज समथिंग रॉन्ग विद इन द बॉडी। हम कैसे जान पाएंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ रॉन्ग चल रहा है, कुछ मतलब हमें प्रॉब्लम है हमारी बॉडी के अंदर। तो देयर आर मैनी टिश्यूज इन द बॉडी एज वी सीन इन द चैप्टर 6। जो हमारा चैप्टर 6 है उसके अंदर पूरा टिश्यू के बारे में ही स्टडी किया हमने। तो वहाँ पे बताया गया कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, सेल से टिश्यू बन जाते हैं। These tissues make a physiological system or organ system that carry out the body function। और जो टिश्यूज़ हैं वो क्या करवाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जो टिश्यूज़ परफॉर्म करवाते हैं। जैसे ब्लड एक टिश्यू है, बोन एक टिश्यू है, हमारे जो कार्टिलेजेस हैं वो एक टिश्यू है, टेंडन्स, ये सारा क्या है, हमारे टिश्यूज़ हैं। तो हमारे टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम दैट कैरी आउट बॉडी फंक्शन। टिश्यू से क्या बनते हैं, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम हैज स्पेसिफिक ऑर्गन एज इट्स पार्ट्स एंड इट हैज़ पर्टिकुलर फंक्शन। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम है उनके अंदर क्या है, अलग अलग ऑर्गन है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करती हूँ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, अलग अलग ऑर्गन है। हमारा माउथ है, हमारी फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है, पेनक्रियाज है। तो ये सारे क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं ये सारे पार्ट्स। और ये सारे क्या है, हमारी बॉडी के ऑर्गन। और ये जो लीवर और पेनक्रियाज है ये क्या है, हमारी बॉडी की ग्लैंड्स। तो इन सभी के क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन है। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज द स्टमक, इंटेस्टाइन बता चुकी हूँ मैं। इनका काम क्या होता है, वो फूड को डाइजेशन में हेल्प करना। सेकंड इन्होंने सिस्टम बोला है मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, जिसमें मसल्स आएंगी हमारा और हमारी बोन्स आएंगी। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या करेंगे, ये दोनों मिलके हमारी बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करेंगे। मसल्स की वजह से क्या कर पाते हैं, हम बॉडी की मूवमेंट करा पाते हैं। When there is a disease, either the functioning of one or more system of the body will change for the worse। जब हमें कोई बीमारी होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो नॉर्मल नहीं होती, उसके अंदर कुछ चेंज आ जाता है। अब चेंज का हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी की फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं है, चेंज आ गया है, वो हमें पता चलेगा सिम्टम्स से। सिम्टम्स कैसे, तो देखिए क्या क्या हो सकते हैं सिम्टम्स। सिर दर्द होना, खांसी, जुखाम, या फिर लूज मोशन, या फिर हो सकता है कि जो हमें घाव हो उनके अंदर पस पड़ जाए। तो ये सब क्या है, सिम्टम्स है। किसके सिम्टम, डिजीज़ के सिम्टम्स। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिम्टम्स को देख के हम डिजीज़ को वेरीफाई कर दें। हमें सिम्टम्स से पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का हमें एग्जैक्टली सिम्टम्स से पता नहीं चलता। जैसे एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे, मान लिया हमें हेडेक हुआ है, ठीक है। तो हेडेक का मतलब क्या हो सकता है कि हमें एग्जामिनेशन का स्ट्रेस हो, एग्ज़ाम के लिए हम प्रॉब्लम में हो, हमें एग्ज़ाम की वजह से स्ट्रेस आ गया हो। और वेरी रेयरली इट मे मीन मेनिंजाइटिस और एनी वन ऑफ द डजन डिफरेंट डिसीज। इसका मतलब हो सकता है हमें कुछ हमारी नर्व से रिलेटेड बीमारी मेनिंजाइटिस हो, ठीक है। हो सकता है कि हमें कोई और बीमारी हो सकती है। तो सिर दर्द का मतलब ये नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर डिजीज़ ही है, बहुत सारे बीमारियों के रीज़न हो सकते हैं सिर दर्द होना। तो सिर दर्द से हमें ये तो कंफर्म होगा कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन हम श्योर नहीं होंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम है, कौन सी हमें बीमारी है। साइंस ऑफ डिजीज आर व्हाट physician will look for on the basis of the symptoms. Sign will give a little more definite indication of the presence of a particular disease. Physician will also get laboratory tests done to pinpoint the disease further. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, हमें सिर दर्द हुआ, बुखार हुआ, लूज मोशन हुआ, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, सिम्टम्स पूछता है हमें,
क्या हुआ है आपको, खांसी है, जुकाम है, क्या है, तो आप सिम्टम्स बताएंगे। तो सिम्टम्स से डॉक्टर क्या करता है, थोड़ा आइडिया लगा लेता है कि हो सकता है कि आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, तो कुछ भी आपको आइडिया लगा के वो आपको मेडिसिन दे देता है। लेकिन फिर कंटिन्यू आपको बुखार नहीं उतर रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, तो फिर डॉक्टर क्या करता है, 3-4 दिन के बाद फिर आपको किसी पर्टिकुलर टेस्ट के लिए बोलता है, जिस तरह के आपको उसको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। तो जो टेस्ट है, टेस्टिंग है हमारी, जो लेबोरेटरी टेस्ट है, उससे डॉक्टर करना क्या चाह रहा है, वो पिन पॉइंट करना चाह रहा है कि आपको एक्चुअल में डिजीज कौन सी है। तो किस लिए करते हैं हम लेबोरेटरी टेस्ट, टू पिन पॉइंट द पर्टिकुलर डिजीज और स्पेसिफिक डिजीज। नेक्स्ट देखिए, एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज। एक्यूट और क्रोनिक डिजीज क्या, डिजीज आपको समझ में आ गया है कि हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक्यूट डिजीज क्या होता है और क्रोनिक डिजीज क्या होता है। एक्यूट डिजीज वो डिजीज होता है जो छोटे टाइम के लिए हमें हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करती है। सम डिजीज लास्ट ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दीज आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज, जो कुछ टाइम के लिए होंगी हमें और फिर वो ठीक हो जाती हैं। जैसे कि हम सबसे सिंपल एग्जांपल है, मान लिया कि हमें सिर दर्द हो गया है, तो सिर दर्द क्या है, 1 दिन 2 दिन, कितने दिन तक चलेगा हमें, तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो नॉर्मली हो जाता है। कॉमन कोल्ड हो गया, कुछ दिनों में क्या होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा आपने, जुकाम हुआ, खांसी हुई, बुखार हुआ, अगर नॉर्मल आपको डिजीज है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आपका। लेकिन कुछ एक डिजीज ऐसी हैं आपकी जो लंबे टाइम के लिए चलती हैं, इतने लंबे टाइम के लिए चलती हैं कि पूरी जिंदगी भर हमें वो डिजीज रहती हैं। जैसे कि बीपी वगैरह के बारे में सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है किसी का, बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट का जो पेशेंट है उसको क्या रहती है, वो प्रॉब्लम रहती ही है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स, ऐसे डिजीज जिनका लाइफ पीरियड क्या है, लंबा है, जो हमारी बॉडी को लंबे टाइम के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स क्रिएट करती है, उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज में एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस हमारी एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो हमारी बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि लेग वगैरह है, वो एलिफेंट की तरह मोटे हो जाते हैं, काफ़ी स्वेल हो जाते हैं हमारे जो लेग वाला रीजन है, मुंह पे या कहीं पे भी इस तरह के सिम्टम्स हमें नजर आ सकते हैं। पूरी बॉडी में इन्फेक्शन होकर स्वेलिंग आ जाएगी, विच इज़ वेरी कॉमन इन सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया। तो इंडिया के अंदर कुछ एक पार्ट्स के अंदर ये डिजीज क्या है, काफ़ी कॉमन है। ये एक जो वोम है, पैरासिटिक वोम, उसकी वजह से होगी एलिफेंटियासिस डिजीज, और इसका कैरियर कौन होता है, मॉस्किटो। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें एक्टिविटी में बोला गया आपको अपने आसपास में सर्वे करना है, आपको पता लगाना है कि पिछले 3 महीनों में कितने ऐसे आपके नेबरहुड वाले पर्सन्स हैं जो कि बीमार हुए हैं, कितने ऐसे हैं जिनको क्रोनिक डिजीज हुई है, ठीक है। तो इसमें आप एक बार इसको रीड कर लेंगे एक्टिविटी को, क्या बताया गया है। तो मतलब एक थोड़ा आपको जनरली आपको सर्वे के लिए बोला गया है इस एक्टिविटी में। नेक्स्ट देखिए, क्रोनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ। क्रोनिक डिजीज में से और एक्यूट डिजीज में ज़्यादा आपकी हेल्थ को पुअर कौन करता है, ज़्यादा अफेक्ट कौन डालता है। तो देखिए, जो कम टाइम के लिए है तो बॉडी पे कम टाइम के लिए अफेक्ट करेगा, और जो डिजीज लंबे टाइम के लिए हमें हो गई है तो उनका बॉडी पे जो अफेक्ट होगा वो भी क्या होगा, लंबे टाइम का होगा। एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, एनी डिजीज दैट कॉज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी विल अफेक्ट आवर हेल्थ। दिस इज बिकॉज ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडीज आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी। तो देखिए क्या होता है कि हमारी बॉडी हेल्दी कब होगी, जब हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शनिंग करेंगे। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज है वो क्या करती है, बॉडी के किसी एक ऑर्गन को ज़्यादा इन्फेक्ट कर देगी, ज़्यादा उसको प्रॉब्लम आ जाएगी वहाँ पे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पूरी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यही बताया गया है, एक्यूट डिजीज का हमारी बॉडी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, ज़्यादा इफेक्ट किसका देखने को मिलता, क्रोनिक डिजीज का। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बोला गया है, थिंक अबाउट अ कफ एंड कोल्ड विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम। खांसी और जुकाम के बारे में सोचिए, जो हमें बार बार अधिकतर होता ही रहता है। मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन अ वीक और सो ऑन। हम में से जो ज़्यादातर है वो 1 वीक के अंदर रिकवरी कर लेते हैं इनसे, कॉमन कोल्ड और कफ से। एंड देयर इज नो लास्टिंग इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, और इनका हमारे बॉडी के ऊपर कोई लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता, कोई बड़ा इफेक्ट नहीं है। बट इफ वी गेट इन्फेक्टेड विद अ क्रोनिक डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग, अगर मान लिया हमें कोई क्रोनिक डिजीज हो गई है, लाइक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, जो टीबी की बीमारी बोलते हैं जिसको हम, इसमें इन्होंने बोला गया फेफड़ों का हमें क्या हो गया है, टीबी हो गई है, तो उसका क्या होगा, हमारी जो वेट है उस पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा, और ये बहुत लंबे टाइम तक हमारी बॉडी को अफेक्ट करता रहेगा, और जिसकी वजह से हमें क्या लगेगा, फील टायर्ड ऑल द टाइम। उसकी वजह से हमें हर टाइम कैसा लगेगा कि जैसे हम थके हुए हैं।
वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर अ फ्यू डेज इफ़ वी हैव एक्यूट डिजीज़। अगर हमें एक्यूट डिजीज़ हुई है, जैसे कि मान लिया हमें खांसी है, जुकाम है, तो हम कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन मान लिया अगर हमें क्रोनिक डिजीज़ हो गई है तो क्या है, तो हम स्कूल में हमारे लिए जाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी लर्निंग एबिलिटी है वो हम प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोलॉन्ग जनरल पुअर हेल्थ है वो किसकी वजह से होगी, हमारी क्रोनिक डिजीज की वजह से। मतलब क्रोनिक डिजीज ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हमारे बॉडी को अफेक्ट करेगी। क्रोनिक डिजीज देयरफॉर हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन पीपल हेल्थ एज कम्पेयर टू एक्यूट डिजीज। इनका जो इफेक्ट होंगे हमारी बॉडी पे लंबे टाइम के लिए होंगे एक्यूट डिजीज के कंपेरिजन में। अब नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या है आपका कोजेज ऑफ डिजीज। जो हमें बीमारियां होती हैं उनके कारण क्या है, किस वजह से हमें बीमारियां होती हैं। तो देखिए क्या रीज़न हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने लिया है, एक बेबी का एग्जाम्पल लिया है। अगर मान लिया कि बच्चे को क्या हो गए हैं, लूज मोशन हो गए हैं, तो हो सकता है कि जो बीमारी है वो इन्फेक्शन की वजह से हुई हो। तो पहले पॉइंट क्या इन्होंने बताया है, मे बी ड्यू टू द इन्फेक्शन। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है यहाँ पे कि इन्फेक्शन आया कहाँ से है, किस वजह से इन्फेक्शन हुआ है बच्चे को। तो देखिए इन्फेक्शन किस वजह से हो सकता है कि उस बच्चे ने जो पानी पिया है वो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, वो पानी साफ ना हो। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि बट मैनी बेबीज मस्ट हैव ड्रिंक दिस अनक्लीन वाटर, सो व्हाई इज इट दैट वन बेबी डेवलप लूज मोशन व्हेन द अदर्स बेबीज डिडंट। अब ये नहीं है कि वो जो गंदा पानी है वो एक बच्चे ने ही पिया है, उस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे बच्चों ने वो गंदा पानी पिया होगा, लेकिन किसी एक दो बच्चे को ही लूज मोशन क्यों हुए, सभी को लूज मोशन क्यों नहीं हुए। तो हम बोल सकते हैं कि जो बेबी जिसको लूज मोशन हमें नजर आए हैं वो हो सकता है कि वो बेबी हेल्दी ना हो, और जो हेल्दी नहीं होगा उसकी बॉडी को बीमारियां लगने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, और जो बाकी दूसरे बेबी थे जिनको लूज मोशन नहीं हुए उनको बीमारी इसलिए वजह से नहीं लगी होगी, हो सकता है कि वो क्या हो, हेल्दी हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेबी हेल्दी क्यों नहीं है। अब बेबी हेल्दी क्यों नहीं है, हो सकता है कि बच्चे को क्या हुआ हो, पूरे वे में जो नरिशमेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स की बॉडी को रिक्वायर्ड है वो ना मिले हो। हम बोल सकते हैं कि बेबी को गुड फूड ना मिला हो, तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से भी बच्चा बीमार हो सकता है। फर्स्ट केस हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से। सेकंड केस क्या बताया यहाँ पे कि हो सकता है उसको खाना प्रॉपर ना मिला हो, नरिशमेंट प्रॉपर ना हो, इसलिए वो बीमार हो गया हो। सेकंड हमारा उसके बाद क्या हो सकता है कि उसको खाना प्रॉपर क्यों नहीं मिला हो सकता है कि जो बच्चा है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता हो, तो उसकी जो नरिशमेंट है वो कंप्लीट ना हुई होगी। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, दो रीज़न तो हमने बता दिए, तीसरा रीज़न क्या है और किस वजह से बच्चा बीमार हुआ है। हो सकता है कि उसके अंदर जो जेनेटिक्स हैं, उसके जो जीन्स हैं वो ऐसे हैं कि जो जल्दी से पैथोजेंस या डिजीज़ को कैच कर लेते हो। ठीक है, मतलब जो उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अंदर भी ऐसा ही है कि वो जल्दी से बीमार हो जाते हैं। तो बच्चे के अंदर भी वही जीन्स आए हैं तो उसके अंदर भी वही होगा कि वो भी जल्दी से क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। विदाउट द पैथोजन द जेनेटिक डिफरेंस और पुअर नरिशमेंट अलोन वुड नॉट लीड टू लूज मोशन। तो जो जेनेटिक डिफरेंस है और जो पुअर नरिशमेंट है वो अकेले लूज मोशन के कारण नहीं है, बट दे डू बिकम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ द डिजीज। मतलब वो हो सकता है कि उसकी वजह से हुआ हो, लेकिन हम ये पक्का श्योरली नहीं बोल सकते कि जो पुअर नरिशमेंट है या जेनेटिक डिफरेंस है वही डिजीज के सिम्टम्स या वही डिजीज के मेन रीजन रहे होंगे। तो वाई, इसके बाद नेक्स्ट बोला गया वाई वाज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी, कि बच्चे को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्यों नहीं मिला। हो सकता है कि वो गरीब है, पब्लिक सर्विसेज नहीं होंगी जहाँ पे जिस एरिया के अंदर वो रहते होंगे, ये रीज़न हो सकता है कि उसको ड्रिंकिंग वाटर प्योर ना मिला हो। तो नेक्स्ट देखिए मोस्ट डिजीज विल हैव मैनी कोज। तो हम बोल सकते हैं कि एक सिंगल रीज़न नहीं होता किसी बीमारी को होने का। हमने टॉपिक क्या कर रहे हैं, कोजेज ऑफ डिजीज, तो कोई एक सिंगल रीज़न नहीं है किसी बीमारी के होने का, उसके लिए क्या है, बहुत सारे रीजंस हैं। तो रीजंस क्या हैं, एजेंट्स कौन कौन है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कोज। ठीक है, क्या रीड करेंगे अभी हम, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कोज। As we have seen, it is important to keep public health and community health factor in the mind when we think about cause of the disease. अगर हम डिजीज़ के कोज के बारे में कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ के बारे में थोड़ा उसके बारे में हमें सोचना पड़ता है। We can think that approach a little further. It is useful to think of the immediate cause of the disease
एज बिलोंग टू टू डिस्टिंक्ट टाइप्स। जो कोज है डिजीज़ के वो दो अलग तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है कि जो हमें बीमारी हुई है वो हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ हो, ठीक है। जो फर्स्ट है क्या रीज़न हो सकता है, इन्फेक्शियस एजेंट। और इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए हैं या फिर वायरस हो गए हैं, फंगस हो गए हैं, प्रोटोजोआज हो गए हैं, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन्फेक्शियस एजेंट है जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, ऐसी डिजीज जो किसकी वजह से फैलती है, माइक्रोब्स की वजह से फैलती हैं। उन डिजीज को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। और ये डिजीज ऐसी होती है जो पूरी कम्युनिटी के अंदर फैल जाती है, पूरी कम्युनिटी को बीमार कर देती है, ठीक है। जैसे ये हम कोरोना वायरस के बारे में बोल सकते हैं, कैसी डिजीज है वो, इन्फेक्शियस डिजीज, एक पर्सन से पूरी कम्युनिटी में फैल जाती है। On the other hand, there are also diseases that are not caused by infectious agent। कुछ एक डिजीज ऐसी भी हैं जो कि इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से नहीं फैलती। जैसे कि आपने सुना भी होगा इसके बारे में, ब्लड प्रेशर। मान लिया किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ये नहीं है कि उसके वो कोई उसके साथ बैठेगा तो उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक आपकी कैसी डिजीज़ है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। और एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पे, एक्सेसिव वेट या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये जो वेट ज़्यादा बढ़ा है, मतलब जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है, उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसकी जो वेट बहुत ज़्यादा हो इस वजह से बीपी बढ़ गया हो सकता है कि उसने एक्सरसाइज नहीं की हो तो उसका वेट बढ़ गया हो। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कैंसर है, जैसे कि कैंसर क्या है, अब किसी के साथ हम बैठते हैं जिसको कैंसर है तो ये नहीं कि हमें भी कैंसर हो जाएगा। कैंसर किस वजह से होता है, एक तो हो सकता है कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, कि हमारे जीन्स के अंदर कुछ ऐसे एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाए कि जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए या बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये भी क्या रीज़न हो सकते हैं हमारे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के। अगर मैं सिंपली बोलना चाहूँ तो इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है, जो माइक्रोब्स की वजह से फैलती हैं, जो एक पर्सन से पूरी कम्युनिटी के अंदर फैल जाती हैं। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है, जो एक से दूसरे को नहीं फैलती हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में पास नहीं होगी। उन डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो यहाँ पे आपको एक ये मोर टू नो में देखिए क्या है, एक आपको बताया गया पेप्टिक अल्सर एक बीमारी है और उससे रिलेटेड नोबेल प्राइज़ है। पेप्टिक अल्सर एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, स्टमक के अंदर पेन होता है, ठीक है। पहले सोचा जाता था कि स्टमक के अंदर एसिडिटी बनती है जिसकी वजह से ये पेन होता है। और स्टमक के अंदर एसिडिटी किस वजह से बनती है, वो यहाँ पे पहले सोचा गया था कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल है, जिसकी वजह से हमारा स्टमक क्या करता है, बहुत सारा एसिड रिलीज करता है। और वो एसिड क्या करता है, वो हमारे स्टमक में पेन करता है। बहुत लंबे टाइम के लिए यही सोचा गया कि पेप्टिक अल्सर किस वजह से होता है, एसिडिटी की वजह से होता है। और एसिडिटी किस वजह से है, हमारे लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से है। और लाइफस्टाइल चेंज किस वजह से हुआ है, हमारी पूरी जो लाइफ है वो कैसी हो गई है, स्ट्रेसफुल होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो गया है। लंबे टाइम तक यही सोचा गया था, लेकिन फिर दो साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या देखा कि जो पेप्टिक अल्सर है एक्चुअली इसका रीज़न क्या है, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या नाम है बैक्टीरिया का, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये रिस्पॉन्सिबल है पेप्टिक अल्सर के लिए। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेप्टिक अल्सर के लिए। जो हमारे साइंटिस्ट थे रॉबिन वारन, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यहाँ पे जो इसके बारे में बताया कि ये जो एक्चुअली जो ये बीमारी है ये एसिडिटी नहीं है, ये बैक्टीरिया की वजह से है। बैक्टीरिया, ये कैसा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है, स्मॉल बैक्टीरिया है, कर्व्ड बैक्टीरिया है, जो लोअर पार्ट में रहता है। किसके लोअर पार्ट में, स्टमक के लोअर पार्ट में। किसके अंदर, जो भी पेशेंट है पेप्टिक अल्सर के, उनके अंदर। साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन आ जाती है स्टमक के अंदर, और उस सूजन की वजह से क्या शुरू हो जाता है, हमें पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और ये सूजन करता कौन है, हमारे स्टमक के अंदर ये करता है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का नाम क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी।
आगे बताया गया यहाँ पे मार्शल और जो उसके यंग क्लिनिकल फेलो बिकम इंटरेस्टेड इन वारेंस फाइंडिंग एंड सक्सीड इन द कल्टिवेटिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम दीज सोर्सेज। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को कल्टिवेट किया, बैक्टीरिया को कल्टिवेट करके एंटीबायोटिक्स बनाई। ठीक है, तो आगे देखिए जो मार्शल है और जो वेरन है, इन्होंने क्या किया, जो पेप्टिक अल्सर के जो पेशेंट्स थे उनको ठीक किया, उनको क्या किया, ठीक किया। कैसे ठीक किया, बैक्टीरिया को किल करके एंटीबायोटिक्स बना के। तो मार्शल और जो वेरन है उनको इस काम के लिए क्या मिला, यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो हमें यहाँ पे तो अचीवमेंट बोली जाती है मार्शल और वेरन की, उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन बनाने के लिए। कब मिला था, 2005। मतलब एक तरह से सोचिए, पहले पेप्टिक अल्सर को सोचा गया था एसिडिटी है, लेकिन इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया। ठीक है, एक की फाइंडिंग को आगे दूसरे ने उसको और उसमें फाइंड आउट किया कि इन बैक्टीरिया को कैसे एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज़ किया जाए, कैसे एंटीबायोटिक्स बनाई जाए। तो उन्होंने क्या किया, इस तरह जो पेप्टिक अल्सर है उसको एक एक्सप्लेनेशन दिया कि ये एक्चुअली यहाँ पे एसिडिटी नहीं है रीज़न, ये बैक्टीरिया है और ये इसके लिए स्पेशल एंटीबायोटिक है जो इसको क्या करती है, ठीक करती है। The way in which disease spread and the way in which they are treated and prevented at the community level would be different for different diseases. This would depend a lot on the immediate cause of the infectious and non-infectious disease. तो यही बताया गया है कि जो हमारे डिजीज़ का जो रीज़न है वो क्या हो सकता है, इन्फेक्शियस एजेंट भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्शियस एजेंट भी हो सकता है।